नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा यान अकेडमी में। पिछली क्लास में हम लोगों ने वॉयस को पढ़ा था। वॉयस और नरेशन दो टॉपिक ऐसी है जिसको पढ़ने के लिए हमें टेंस की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इसके पहले हमने टेंस पढ़ाया था, फिर उसके बाद वॉयस को कंप्लीट किया था। वॉयस में हमने देखा था कि वॉयस किसे कहते हैं, उसके टाइप्स को देखे थे, फिर उसमें जो रूल्स बनते हैं, कैसे हम वॉयस का परिवर्तन करते हैं, सारे टेंसेस का, किन किन टेंसेस का परिवर्तन होता है, किन किन टेंसेस का परिवर्तन नहीं होता, सब कुछ हमने पिछली क्लास में देख लिया है और वॉयस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम लोग शुरू करते हैं नरेशन, जो कि पढ़ना में अवश्य जरूरी है, क्योंकि और इसके पहले हमने टेंस पढ़ा दिया है। नरेशन में टेंस की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। बिना टेंस की जानकारी के हम नरेशन को नहीं पढ़ सकते हैं। तो हमने पीछे अभी कुछ भी क्लासेस में दिया हुआ है, उस वहाँ पे हमने टेंसेस को कंप्लीट कर दिया है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा होगा। और चलिए आज हम शुरू करते हैं नरेशन। नरेशन जिसकी हिंदी क्या होती है, कथन। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कथन होता है। नरेशन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो नरेशन नरेट शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू से। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। नरेशन का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ हमने लिखा हुआ है। नरेशन मतलब होता है कथन। उसका देखते हैं वो किस शब्द से बना है। तो नरेशन नरेट शब्द से बना है। नरेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, टू से, मतलब कहना, टू से। नरेशन का और भी अन्य नाम होते हैं, जैसे असर्शन होता है, स्टेटमेंट्स होते हैं, डिक्लेरेशन होता है। ये नरेशन का समानार्थक शब्द या नरेशन का अन्य नाम भी होता है। तो नरेशन के समानार्थक शब्द को नोट कर लीजिए। नरेशन का समानार्थक शब्द, इसका समानार्थक शब्द क्या क्या होता है, असर्शन होता है, स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन। असर्शन या स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेशन। ये तीनों जो वर्ड दिए गए किसका समानार्थक शब्द होता है, तो ये नरेशन का समानार्थक शब्द होता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ नरेशन। नरेशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो नरेशन के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, या डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए नोट करते हैं टाइप्स ऑफ नरेशन। टाइप्स ऑफ नरेशन, इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके दो टाइप्स होते हैं। हम यहाँ नोट करते हैं कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं। तो पहला है डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। अब चलिए इसको देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। जैसे देखते हैं, हेडिंग डालते हैं डायरेक्ट स्पीच। पहला क्या है हमारा, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति या ऑडियंस किसी स्पीकर की बात को हुबहू उसी के शब्दों में हमसे व्यक्त करता है, तो वो सारे क्या होते हैं, डायरेक्ट स्पीच के। जैसे दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति में से जो भी दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, वो तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन वो उसी के शब्दों में, जो तीसरा व्यक्ति उसी के शब्दों में बात करेंगे, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच होगा। इसको नोट कर लेते हैं। जैसे दिया गया, जब कोई ऑडियंस या यहाँ पर व्यक्ति भी हो सकते हैं, ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के ही भाषा में व्यक्त करें। स्टेटमेंट या कथन को स्पीकर
स्पीकर या वक्ता होता है, इसे वक्ता हिंदी में कहते हैं। स्पीकर के ही शब्दों में एक्सप्रेस करे, एक्सप्रेस करता है तो वह डायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच होता है। अब इसमें देखें दिया गया है, जब कोई ऑडियंस या व्यक्ति, हम यहाँ पे ऑडियंस की जगह व्यक्ति भी अपने समझने के लिए यूज कर सकते हैं। किसी स्पीकर की स्टेटमेंट को, कोई वक्ता है उसके स्टेटमेंट को स्पीकर मतलब वक्ता के ही शब्दों में एक्सप्रेस करता हो, मतलब एक्सप्रेस मतलब बताता हो, वही क्या है, डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं, एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल क्या है? श्वेता सेड आई एम बिजी। श्वेता सेड आई एम बिजी। यहाँ पे देखिए दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, लेकिन किसके बारे में? किसी तीसरे व्यक्ति का। तीसरा व्यक्ति कौन है? श्वेता तीसरी व्यक्ति है जिसके बारे में ये बात करती है। कह रहे हैं श्वेता सेड आई एम बिजी, मतलब वो कहे कि मैं बिजी हूँ, तो वो अपने बारे में, उसके बारे में, उसी के शब्दों में वह बात बता रहे हैं। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल, वीना सेड टू मी, वीना सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अवश्य होता है, यहाँ पे इसका यूज करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो वहाँ पे वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। डायरेक्ट स्पीच जहाँ भी रहेगा वहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में रहता है वो वाक्य। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच या वेरी मच। यहाँ पे देखिए ये भी बात बताया जा रहा है, वीना सेड टू मी, वीना ने मुझसे कहा आई लव यू वेरी मच, मतलब यहाँ पे क्या बताया, ये उसी वीना के ही शब्दों में बताया जा रहा है कि आई लव। जब इसका ये देखिए यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग डायरेक्ट स्पीच में अवश्य होता है। इसके बाद चले देखते हैं डायरेक्ट स्पीच के दो टाइप्स होते हैं, तो वो टाइप्स कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के भी दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। पहला क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। अब इसकी डिफिनीशन को लिखने के बजाय बल्कि हम डायरेक्ट सेंटेंस लेकर यूज करके देखते हैं कि किसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, किसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। सेंटेंस के माध्यम से हम आसानी से पकड़ ले। जैसे दिया गया ही सेड आई एम हंग्री, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम हंग्री। यहाँ पे देखिए वाक्य ही सेड आई एम हंग्री, हंग्री। यहाँ पे हम कहाँ पे इन्वर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है इसको देख लेते हैं। जैसे दिया गया है ही सेड, ये क्या है? ही सेड। ये इतना क्या होगा? ये इतना। ये जो अलग अलग है, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये क्या होगा? ये रिपोर्टिंग वर्ब हो, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा या कॉमा के बाहर होगा उसे हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब। ये ध्यान दिया, जो भी इन्वर्टेड कॉमा है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है जितने भी शब्द वो क्या होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दिया गया है मोहन सेड टू सोहन, मोहन सेड टू सोहन, टू सोहन आई हेल्प यू, आई हेल्प यू। क्या दिया? मोहन सेड टू सोहन आई हेल्प यू। यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सा है? ये वाक्य दिया गया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो किसके अंतर्गत आएगा?
रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आई हेल्प यू, ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच, और ये क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा। रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसके बाद नोट पॉइंट में नोट करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं वाक्य के अंत में करते हैं, वाक्य के बीच में भी कर सकते हैं, वाक्य की स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। तो नोट कर लेते हैं, नोट पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग, रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के प्रारंभ में, बीच में या अंत में भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं। ध्यान दिए, रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, वाक्य के प्रारंभ में भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं और लास्ट में भी रिपोर्टिंग वर्ब का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब उसके बाद चलिए देखते हैं, हमने देखा फर्स्ट टाइप जो था रिपोर्टेड, ये डायरेक्ट स्पीच के जो फर्स्ट टाइप थे उसको हमने देखा। चलिए देखते हैं रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच के जो दूसरा टाइप है रिपोर्टेड स्पीच, उसको देखते हैं। चलिए अब देखते हैं नरेशन का जो दूसरा टाइप है इनडायरेक्ट स्पीच, उसको देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। उसमें देखिए कहा गया है, जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों या भाषा में व्यक्त करता हो वो क्या होगा, वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। जब कोई स्पीकर, ऑडियंस या व्यक्ति किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने भाषा या शब्दों में व्यक्त करता है वही इनडायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे देखिए एग्जांपल दिया गया पिछले जो हमने डायरेक्ट स्पीच में एग्जांपल दिया था उसमें था श्वेता सेड आई एम बिजी। अब उसका देखिए हम इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन किए तो वहाँ पे देखिए कैसे वो जो ऑडियंस है या व्यक्ति है वो उस वाक्य को अपने शब्दों में कैसे, वो तो था श्वेता के शब्दों में, लेकिन यहाँ पे देखिए अपने शब्दों में कैसे कहा है। जैसे दिया गया है श्वेता सेड दैट सी वाज बिजी, उसमें क्या था श्वेता सेड आई एम बिजी। अब यहाँ पे वही परिवर्तन करके वो अपने शब्दों का है श्वेता सेड दैट सी वाज बिजी, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच ऐसे ही बनता है। वहाँ पे हम देखेंगे टेंस परिवर्तन हुआ है, तो अभी हम आगे आपको बता रहे हैं टेंसेस का परिवर्तन कैसे होता है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल दिया गया था, वीना सेड टू मी आई लव यू वेरी मच। क्या था, वीना सेड टू मी आई लव यू वेरी मच, तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, वीना टोल्ड मी दैट, ये कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या यूज होता है, दैट यूज होता है। सी लव्ड मी वेरी मच, सी लव्ड मी वेरी मच, तो ये क्या हो गया, इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब चलिए देखते हैं कुछ टेंसेस का परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम करते हैं। जितने भी हम टेंसेस पढ़े हैं उसमें से ये होता है कि डायरेक्ट स्पीच में जो डायरेक्ट टेंस दिया रहता है उसका परिवर्तन हम किस टेंस में करते हैं जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से शब्द कैसे कैसे उसका परिवर्तन हम करते हैं। जैसे दिया गया है डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच है। इसमें देखिए टेंस दिया गया है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका परिवर्तन हम कैसे करेंगे, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का परिवर्तन देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, जब हम टेंस पढ़ा रहे थे आपको बताया भी था, यहाँ पर भी हमने लिख दिया। जैसे देखिए इज आर एम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब, उसका परिवर्तन पास्ट कंटिन्यूअस में जब करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वाज वर्ब। अगला देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज या हैव, इसका हेल्पिंग वर्ब होगा। तो जब पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित करेंगे उसका परिवर्तन पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस किस में परिवर्तित होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज, हैव प्लस बीन। वही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड बीन। ये हो गया इसके परिवर्तन। बाकी जो पास्ट परफेक्ट देखिए सिंपल पास्ट दिया गया, इसका परिवर्तन किससे करेंगे, सिंपल पास्ट में ध्यान दीजिएगा, हमने जो बताया था असर्टिव सेंटेंस जहाँ पे होगा वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कोई यूज नहीं होती, जब बल्कि वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म का प्रयोग करके हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। और जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं
उसमें हम वर्ब के वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट या पास्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड हेल्पिंग वर्ब होता है। और सिंपल पास्ट का परिवर्तन हम किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। अब पास्ट, इसके बाद टेंस आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में ही होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस जो परिवर्तित होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही परिवर्तित होता है। अब उसके बाद देखते हैं फ्यूचर टेंसेस के जो वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनका परिवर्तन देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे दिया गया फ्यूचर टेंस में दिया रहता है विल का क्या करते हैं, वुड करते हैं। शैल का शुड हो जाता है। कैन का कुड, मे, माइट। हैड टू का परिवर्तन किस में करेंगे, हैड टू में करेंगे। शैल बी का शुड बी में करेंगे। विल का वुड करेंगे तो वुड भी हो जाएगा। उसके बाद शैल हैव का शुड हैव हो जाएगा और विल हैव का परिवर्तन हो जाएगा वुड हैव में। ध्यान दें, जहाँ पे विल रहेगा वहाँ वुड करेंगे, जहाँ पे शैल रहेगा वहाँ पे शुड करेंगे। बाकी जो उसके आगे का शब्द दिया रहता है उसको सेम टू सेम वैसे ही लिख देते हैं। ये जो सारे टेंसेस के परिवर्तन होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के परिवर्तन होते हैं, ये सब हमने देख लिया। अब इसके बाद देखते हैं कुछ और भी शब्द होते हैं जिनका हम परिवर्तन कैसे करते हैं। जैसे स्टडी, वो, बिफोर, इन सब का परिवर्तन हम कैसे करते हैं, कहाँ पे जब डायरेक्ट स्पीच में दिया होगा तो उसका इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय हम कैसे उसका परिवर्तन करते हैं। तो चलिए देखते हैं उसका परिवर्तन। चलिए अपने टेंसेस का परिवर्तन तो देख लिया कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में टेंसेस का परिवर्तन हम कैसे करते हैं। अब उसके बाद देखते हैं जो कुछ हमारे पार्ट ऑफ स्पीच भी ऐसे हैं जिनका परिवर्तन हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब करने लगते हैं तो उनका भी परिवर्तन होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से जो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे हैं जिनका परिवर्तन हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार करते हैं। जैसे कुछ वर्ड दिए गए हैं उनका परिवर्तन देखते हैं कि जब ये डायरेक्ट स्पीच में रहेंगे तो क्या रूप रहेगा और जब इनडायरेक्ट स्पीच में रहेंगे तो इसका क्या रूप रहेगा। चलिए देखते हैं। जैसे दिया गया है यहाँ पर डायरेक्ट चेंजेस ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, कुल पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे जिनका परिवर्तन हम करते हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दिया गया है। अब देखिएगा डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस दिया गया है तो वहाँ पे हम अगर इनडायरेक्ट स्पीच में उसका परिवर्तन करेंगे तो क्या करेंगे, दिस का दैट हो जाता है। और दिस दिया गया, दिस का दोज हो जाता है। हियर दिया गया है तो देयर हो जाता है। नाउ दिया गया है तो देन हो जाता है। 10 दिया गया, 10 का 100 में परिवर्तन हो जाता है। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो अगर डायरेक्ट स्पीच में 10 दिया गया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, उसको 100 में परिवर्तित कर देंगे। अगला दिया गया हेंस, हेंस का परिवर्तन किस में करेंगे, देंस में करेंगे। जैसे दिया टुडे दिया गया है तो क्या करेंगे, दैट डे करेंगे। टुनाइट दिया गया है तो दैट नाइट में चेंज करेंगे। टुमारो दिया गया है तो देखिएगा टुमारो का परिवर्तन हम 3 प्रकार से करते हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम परिवर्तित करते हैं तो अगर डायरेक्ट स्पीच में टुमारो दिया गया है तो हम इनडायरेक्ट में उसका परिवर्तन हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। इन तीनों में से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे दिया गया है टुमारो, इसका परिवर्तन हम किस में कर सकते हैं, इसमें इसका परिवर्तन नेक्स्ट डे में भी कर सकते हैं, द फॉलोइंग डे में भी कर सकते हैं और द मारो इसमें भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। तीनों का अर्थ एक ही होगा। अब अगला है जैसे स्टडी दिया गया है, स्टडी का परिवर्तन भी हम 2 प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कर सकते हैं। जैसे दिया गया प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, स्टडी का द प्रीवियस डे में भी चेंज कर सकते हैं और द डे बिफोर में भी चेंज कर सकते हैं। अब आगे दिया गया द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे के एक दिन पहले का दिन, जब हम जैसे परसों हम लोग कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसमें द डे बिफोर यस्टरडे को हम किस में परिवर्तित करेंगे, ये तो था डायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन। जब इसका हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में जाएगा 2 days बिफोर, 2 days बिफोर हो जाता है। और वही डायरेक्ट स्पीच में अगर दिया गया द डे आफ्टर टुमारो दिया गया है तो हम इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, इन 2 days टाइम, इसका परिवर्तन किस में करेंगे, इन 2 days टाइम। और चलिए आगे देखते हैं लास्ट वीक दिया गया है। लास्ट वीक का जब भी हम परिवर्तित करेंगे तो लास्ट को हम प्रीवियस में चेंज करते हैं। अब उसमें देखते हैं जैसे दिया द प्रीवियस वीक दिया गया है, द वीक बिफोर दिया गया है, इसमें भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम जब सर्वनाम पढ़ा तो उसमें हमने आपको बताया था कि सर्वनाम जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन जो होते हैं उसको हमने सर्वनाम में अच्छे से पढ़ा दिया था। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाके वहाँ पे हमारी क्लास देख सकते हैं। उसमें हमने बताया था कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, वहाँ पे हमने अच्छे से समझा दिया था। तो जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम परिवर्तित करते हैं तो उसमें कुछ प्रोनाउंस भी दिए होते हैं जिनका हमें परिवर्तन करना होता है। उनका परिवर्तन हम किस प्रकार करते हैं, कौन से फार्मूले के अनुसार है। यहाँ पे हमने एक फार्मूला लिखा है
SON सन, सन फार्मूले से हम आसानी से पता लगा देंगे कि कौन से प्रोनाउन का परिवर्तन किस प्रोनाउन के अंतर्गत किसके अनुसार पे होगा। तो यहाँ पे देखें, जैसे हम फर्स्ट जो प्रोनाउन में पर्सन हमारे होते हैं, 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं, हमने बताया था। आप लोग प्रोनाउन की क्लास जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखें सन, सन दिया गया SON, इसका अर्थ है, यहाँ पे अर्थ बताया गया है, हमने यहाँ पे डिटेल में भी लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे आप ट्रिक के माध्यम में फार्मूला के माध्यम से समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। जैसे दिया गया सन, इसको हम क्या करेंगे, सन को 1 कर देते हैं, ओ को 2 कर देते हैं, यस को 1, ओ को 2 से दर्शाते हैं, एन को 3 से दर्शाते हैं। यहाँ पर नंबर अब इसका दे देते हैं। आप देखिए क्या दिया गया है, अगर वाक्य में दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, ये पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ पे देखिए नो चेंज होता है। जैसे हमने डिटेल में दिया, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन, अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दिया गया तो उसका नो चेंज, मतलब उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम यहाँ साइड पे आपको बता दे रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते कौन कौन से। जैसे दिया गया यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हमने बताया था फर्स्ट पर्सन के अंदर केवल 2 प्रोनाउन आते हैं, कौन कौन से, आई और वी। सेकेंड पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, सेकेंड पर्सन में केवल यू आता है, यू, ये सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आता है। और थर्ड पर्सन के अंतर्गत कौन कौन है, ही, सी, इट, दे, और जितने भी नेम्स होते हैं सारे जो किसके अंतर्गत आते हैं, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे हम ध्यान से देख लेंगे, अगर फर्स्ट पर्सन दिया गया तो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सेकेंड पर्सन दिया गया तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन दिया गया, थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज, इसका कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो नरेशन के फॉर्मेशन करते टाइम हमें बहुत से रूल्स को ध्यान में देना पड़ता है। तो चलिए एक एक करके रूल्स को माध्यम से हम परिवर्तन को समझते हैं कि कैसे उनका हम परिवर्तन करते हैं। चलिए अब देखते हैं रूल्स ऑफ नरेशन। कुछ ऐसे रूल्स भी होते हैं जो नरेशन में हमें फॉलो करने होते हैं, तो उसको देखते हैं कौन कौन से रूल हैं। जैसे दिया गया पहला रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब जो है जो कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, सेम टू सेम वैसे ही उतार लेते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल दिया गया, जैसे दिया गया है ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रवि रीड्स अ बुक, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रवि रीड्स अ बुक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच ये होता है रवि रीड्स अ बुक, ये क्या है रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ पे देखिए कौन से टेंस में दिया, प्रेजेंट टेंस में दिया गया ही सेज, तो क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मेशन अब करेंगे तो ही सेज दैट। यहाँ पे देखिए रवि दिया गया तो रवि नाम है, थर्ड पर्सन में था इसीलिए इसको हम धीरे से उतार लेते हैं, ऐसे ही रवि रीड्स अ बुक। यहाँ पे देखिए टेंसेस का परिवर्तन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दिया गया। अगला एग्जांपल है सीता विल से राम इज ऑलवेज राइट, सीता विल से राम इज ऑलवेज राइट। यहाँ पे देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, तो फ्यूचर टेंस में, तो इसका टेंस नहीं बदलता है रिपोर्टेड स्पीच का। इसका फॉर्मेशन क्या होगा, सीता विल से दैट राम इज ऑलवेज राइट, ध्यान दीजिए हमने पीछे बताया भी है कि जब हम नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते हैं तो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है और उसके जगह में हम क्या यूज करेंगे, दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। इसमें भी देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया गया और आगे वाले सेंटेंस में भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया गया है। अब चलिए अगला रूल देखते हैं। दूसरा रूल है यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान दीजिएगा हम आर वी जो लिखे यहाँ पे ये इसका सिंबल है, रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है,
रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, वो नियमानुसार, जैसे हमने नियम में भी बताया है कौन से टेंस का परिवर्तन किस में होता है, वो सारे बदलते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है, ही सेड आई लाइक फिश वेरी मच। यहाँ पे दिया गया ही सेड आई लाइक फिश वेरी मच। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है किस टेंस में है, तो ये देखिए पास्ट टेंस में है, तो इसका हम परिवर्तन करेंगे, इसको करेंगे ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या रहता है, दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, दैट। अब ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि टेंसेस का परिवर्तन में होता है या नहीं होता, लेकिन जहाँ पे प्रोनाउन दिया रहेगा और भी जो पार्ट ऑफ स्पीच जिनका परिवर्तन हमने बताया वो तो अपने नियम के अनुसार होंगे ही। यहाँ पे देखिए आई है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सन के अनुसार देते हैं, यस हो गया फर्स्ट पर्सन सन, मतलब यस, यस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा। ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का किस में परिवर्तन होता है, पास्ट टेंस में होता है, यहाँ हो जाएगा लाइक फिश वेरी मच। ये हो गया इसका परिवर्तन। अब इसके बाद देखते हैं अगला जो रूल है, उसमें भी हम यहाँ पे हमने पढ़ा है ना पास्ट टेंस में तो परिवर्तित होता है, लेकिन इसका अपवाद भी है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, इमेजिन्ड कंडीशन हो या फिर प्रोबेबल कंडीशन हो, मतलब अनिश्चित कोई कंडीशन का उल्लेख हो, तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जहाँ पे इन सब बातों का उल्लेख रहेगा वहाँ पे हम कोई भी टेंस में परिवर्तित नहीं करेंगे, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस या पास्ट टेंस किसी में होगा, हम फिर भी यहाँ पे इसका परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल दिया गया है, ही सेड अमेरिका डिफीटेड जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अमेरिका डिफीटेड जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसको हम कैसे इसका उल्लेख करेंगे, सीधे उतारेंगे, ही सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हमें दैट का यूज करना ही होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन फॉलो नहीं करेगा, कोई भी नियम नहीं। जहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, असर्टिव सेंटेंस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे हम दैट का प्रयोग करते हैं। ही सेड दैट, अमेरिका का अमेरिका ही रहने देते हैं क्योंकि ये नाम है। अमेरिका डिफीटेड, टेंस का परिवर्तन हम नहीं करेंगे, अमेरिका डिफीटेड जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार। ये हो गया इसका फॉर्मेशन। अब अगला देखते हैं, दिया गया है, he said if I were a billionaire I would build another ताजमहल। यहाँ पे क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये कल्पना करा, इमेजिन्ड कंडीशन है कि काश मैं बिलियनियर मतलब बहुत अमीर होता तो मैं क्या करता, मैं और अगला ताजमहल बना देता, कोई दूसरा ताजमहल बना देता। यहाँ पे क्या वो कंडीशन कर रहा है, वो कंडीशन मतलब इमेजिन कर रहा है कि काश मैं ये होता। तो जहाँ पे इमेजिन वाली बात होती है तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, यही शुद्ध माना जाता है। अब इसका चलिए देखते हैं नरेशन कैसे परिवर्तित करते हैं। ही सेड दैट इफ को ऐसे लिखेंगे, आप देखिएगा आई क्या फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही का ही लिखेंगे, ही वर्ब अ बिलियनियर। यहाँ पे भी देखिए आई क्या फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही के अनुसार ही यूज होगा, ही वुड बिल्ड another ताजमहल। ये तो थे इतने फॉर्मेशन, जो रूल्स के अनुसार इतने फॉर्मेशन हुए हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इसके बाद कुछ और रूल्स बचे हुए हैं, चलिए उसको देखते हैं उनका कैसे फॉर्मेशन हम करते हैं किसी भी सेंटेंस में। चलिए देखते हैं, हमारा अगला रूल है। अगला रूल क्या कर रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक ही समय में दो कार्य किए जाए, रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें एक ही समय में दो कार्य किए जाने के का उल्लेख हो तो क्या होता है, तो उसके टेंस में नरेशन बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई भी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें यदि एक समय में दो कार्य किया जा रहा है तो रिपोर्टिंग और
उसका नरेशन में परिवर्तन करते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यह फॉलो किस टेंस के अंतर्गत होता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, यह नियम मुख्यतः किसके अंतर्गत? सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूअस में ही लागू होता है, बाकी और किसी टेंस में लागू नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल है he said रवि was playing a game while सोनी was cooking food। यहाँ पे देखिए दो व्यक्ति हैं, दो लोग अपना काम कर रहे हैं, दोनों के काम को दर्शाया जा रहा है। रवि was playing game, रवि क्या कर रहा है? गेम खेल रहा है, जबकि सोनी was cooking food, सोनी क्या कर रही है? खाना बना रही थी। यहाँ पे दो कार्य किए जा रहे हैं। इसका देखिए फॉर्मेशन कैसे है, नियम में बताया गया कि इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन पर्सन, नंबर, जेंडर और ये जो कंजंक्शन का यूज होता है, इन सबका परिवर्तन नियम के अनुसार होगा। तो चलिए देखते हैं। ही सेड हमने बताया कॉमा के स्थान में क्या कंजंक्शन यूज है? कंजंक्शन दैट। उसके बाद रवि, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वाज प्लेइंग अ गेम, सीधे उसी सेंटेंस का उतार लेते हैं। प्लेइंग अ गेम while सोनी was cooking food। यहाँ पे देखिए नोटेड कामा हट जाता है, बाकी सेंटेंस को सिंपल में फॉर्मेट कर देते हैं और कामा नोटेड कामा के स्थान में क्या प्रयोग करेंगे? तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ये नियम ध्यान दीजिएगा, केवल पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होते हैं। तो चलिए यहाँ तक के जो नरेशन संबंधित जितने रूल्स हैं उसे हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे नरेशन, जो सेंटेंस जितने हमारे होते हैं, 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, उनका जब नरेशन हम फॉर्मेट करते हैं उनको अलग अलग करके उनका रूल्स हम देखेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।